नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज अमित शाह ने भी जब से पुलिस क्रैकडाउन हुआ 20 जुलाई के बाद, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक कोई मीडिया बाइट नहीं दी थी, लेकिन आज उन्होंने पीटीआई और एएनआई को बुलाकर ये कहा कि मैं सदन में 3 बजे से बैठूंगा और अगर विपक्ष चाहे तो चर्चा कर सकता है, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो वो 2 बजे तक स्पीकर को लिखित में दे दे। अब हुआ क्या, 2 बजे जब हाउस कन्वीन हुआ तो उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है नित्यानंद राय, उन्होंने धीरे से मोशन मूव कर दिया और एफसीआरए बिल को का मोशन पास हो गया कि उसको जेपीसी में भेजना है। तो अब हुआ क्या, जब अमित शाह ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके तुरंत बाद राहुल गांधी बाहर आए संसद के और उन्होंने रिपोर्टर से बात करके ये कहा कि हमें अमित शाह के लेक्चर्स नहीं सुनने हैं, हम दोनों मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं और हमें एक पिन पॉइंटेड जवाब, जो छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई थी उस पर हमें जवाब चाहिए कि आखिर पैलेट गन किसने चलाया था, फायरिंग किसने की थी, इन सवालों का हमें जवाब चाहिए। तो जब हाउस ने रिकन्वीन किया, उसके बाद लोग, जो विपक्ष के लोग थे, वो तख्तियां लेकर पहुंच गए थे और 2 बजे तो उस समय जगदम्बिका पाल उस समय चेयर पे थे और उन्होंने ये जो सारा एफसीआरए बिल को जो जेपीसी को भेजना था, ये उन्होंने उसको संचालित भी किया। लेकिन अब सवाल दो हैं यहाँ पर, एक तो एफसीआरए बिल का सवाल है और दूसरा जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई है, क्या सरकार ने बड़ी सफलतापूर्वक ये दोनों इश्यूज को डॉज कर दिया और ये एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से अब दोनों पर जवाब नहीं देना होगा। और अब विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष के ऊपर क्या अब ओनस आ गया है कि अब वो जाए लोगों के बीच में जाकर एक्सप्लेन करे, बताए कि आखिर सरकार ने क्या किया। तो आज अब पार्लियामेंट सेशन कल खत्म हो रहा है, कल आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि सरकार क्या बचकर निकल गई इन दोनों इश्यूज से, ये एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष के आगे अब अगला क्या ऑप्शन बचता है। हमारे साथ जावेद अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जावेद जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज सब यही कह रहे हैं कि बड़े आराम से सरकार ने एक बड़ा सेफ रास्ता ढूंढ लिया और स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी अब उनको कुछ बोलना नहीं होगा और ना ही एफसीआरए बिल पर, क्योंकि उसको तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जेपीसी में भेज दिया। क्या मानना है आपको कि आपको लग रहा है कि अब जवाबदेही कैसे तय होगी? और खासकर अगर मैं शुरू करूं छात्रों के आंदोलन पर, कि जो छात्रों पर बर्बरता हुई, अब उस सवाल का जवाब तो किसी को मिलेगा नहीं। और कल ये बताया जा रहा है कि कल 11 बजे जब हाउस कन्वीन करेगा तो शायद सैनडाई हो जाए, क्योंकि कल ऐसा कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस अभी तक तो लाइंड अप नहीं है, तो कल हो सकता है कि सैनडाई एडजर्न कर दे हाउस। देखिए, दो मुद्दे हैं। जहां तक एफसीआरए का सवाल है, ठीक है, ज्वाइंट जेपीसी के पास चला गया है और अभी नहीं तो 2-4 महीने बाद, विंटर सेशन में नहीं तो बजट सेशन में वो आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर चर्चा होगी। रहा सवाल छात्रों वाले मुद्दे पे, तो ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ये जिंदा रहेगा। अमित शाह ने यहाँ जवाब नहीं दिया, ठीक है, ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा इससे नुकसान नहीं है। ये थोड़ी उम्मीद की जा रही थी कि अमित शाह आके कह देंगे नहीं नहीं भाई साहब बहुत गलती हो गई, हम ही ने क्षमा कर दीजिए, हमारे ही ऑर्डर से, हमारी हुक्म से गोली चली थी, लेकिन माफ कर दीजिए वगैरह वगैरह, वो तो नहीं कहेंगे। ऑपोजिशन को ये मुद्दा जीवित करने का एक अपना वो मिल गया है। अब इसको ये कहेंगे कि देखिए अमित शाह भाग गए, पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया और ये बच्चों पे गोली चली, बच्चों की पिटाई हुई, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, साथ खास तौर पर महिलाओं के साथ, और इसकी कोई इन्होंने जवाबदेही नहीं दी, इसकी जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई। तो ऑपोजिशन अपनी बात कहेगा और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कहेंगे कि ये लड़ाई पॉलिटिकल है। अब लोगों के बीच में तो लड़ी जानी है, ये तो नैरेटिव की लड़ाई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये नैरेटिव की लड़ाई तो है। तो क्या अब विपक्ष को एक हैंडल अच्छा मिल गया है कि वो जाएं लोगों के बीच में बताएं कि देखिए छात्रों पर इतनी बर्बरता हुई और सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सरकार के लिए अब क्या नैरेटिव आता है, मतलब सरकार इस चीज का बचाव कैसे करेगी, या आप कहें कि बचकर ऑलरेडी निकल गई? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई डॉज कर दिया सरकार ने तो बड़े सफलतापूर्वक। देखिए, ऐसा है, सरकार की ये उम्मीद होगी कि कुछ कोई और इवेंट हो जाएगा, कुछ और होगा, कोई और मुद्दे आ जाएंगे, लोगों के दिलो दिमाग में से बात निकल जाएगी। ऑपोजिशन भी, ऑपोजिशन का जहां तक सवाल है,
जब जब जहां जहां मौका आएगा वो ये बात कहेंगे। मैं यूपी में चंदा चोरी की बात होगी और छात्रों के साथ जो जुल्म ज्यादती जो बर्बरता हुई है, जो छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब जैसे इलाहाबाद में था, मैं तो पर कुछ दिन पहले था इलाहाबाद में, जब वहाँ केपी कॉलेज में राहुल गांधी का जो छात्रों की गूंज था, बहुत ही जबरदस्त वहाँ टर्नआउट था। और उससे ज्यादा कहीं ज्यादा लोगों का जो उत्साह था छात्रों का, और जिस जोश से और जिस मोमेंटम के साथ वो बात कर रहे थे, तो ये मुद्दा तो देखिए लोगों तक पहुंच गया है। और जिनकी पिटाई हुई है, जिनके साथ जो बच्चे यहाँ से गए हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में, जिलों में, अपने अपने प्रांतों में, तो वो तो ये बात उठाएंगे रहे। आप इसका नतीजा देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है, लोग मुद्दे उठा रहे हैं। तो जो जहाँ जा रहा है ये मुद्दा ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। और जैसे जैसे बात दिन बीतते जाएंगे, लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। तो अब ये ऑपोजिशन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज को कैसे जीवित रखते हैं। बिल्कुल। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ऑपोज़िशन इसको कैसे जीवित रख पाएगा और किस मोमेंटम से, क्योंकि इस पूरे मोमेंटम को सस्टेन करना वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन एफसीआरए बिल का जहाँ तक सवाल है, आज जब किरण रिजिजू ने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं है, तो अखिलेश यादव उस समय उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कोई बिल आप लाए हैं जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं है। तो फिर किरण रिजिजू ने कहा कि आप प्रूव करके दिखाइए कि एफसीआरए बिल ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होगा। केसी वेणुगोपाल ने उसका रोल बैक मांगा कि नहीं, इसको वापस लिया जाए। वही बात टीआर बालू ने भी कही, डीएमके के जो नेता हैं वो उन्होंने भी खड़े होकर कहा। अब जेपीसी में जाने का, अब आप देखिए कि जितनी भी कमिटीज है, स्टैंडिंग कमेटी में तो अब बिल्स जाते ही नहीं है, सीधा सीधा जेपीसी में डाल देते हैं कि हर बिल को जेपीसी में भेज दिया जाए और उसका हेड तो कोई ना कोई बीजेपी का ही बंदा होता है। तो क्या जेपीसी एक बड़ा सेफ हेवन हो गया है बीजेपी सरकार के लिए कि अगर कोई भी कानूनी क्राइसिस, यानी कि लेजिस्लेटिव क्राइसिस, अगर कोई विधेयक वाला क्राइसिस आता है तो सीधा सीधा वो बिल सीधा जेपीसी को डाल देते हैं। तो क्या ये एक सेफ रास्ता सरकार ने अपने लिए ढूंढ लिया है? सिर्फ और वही जी। देखिए, एक पार्लियामेंट्री हथकंडा है जो ये अपनाते हैं, लेकिन ये इतना बिल्कुल फूल प्रूफ नहीं है। बीजेपी की बहुमत है, ये जग जाहिर है। तो वो बहुमत को यूज करके का उपयोग या दुरुपयोग करके चीजें करा लेते हैं। लेकिन जेपीसी में भी विपक्ष के लोग होंगे, सदस्य होंगे, और उसपे अपना अपना जो डाइसेशन है, अपनी जो बात है वो रखेंगे उसमें। और फिर अल्टीमेटली तो ये वापस आना ही है हाउस में ना। जेपीसी भी से भी जब एक बार पार हो जाएगा तो एक बार फिर वहाँ हाउस में आएगा, फिर इसका विरोध किया जाएगा, वो होगा वहाँ। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, आपने कहा कि ये भी एक टूल है, पार्लियामेंट्री टूल है जिसका इस्तेमाल सरकार कर रही है, लेकिन क्या ये कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के खिलाफ इसको माना जाएगा? क्योंकि एक आंकड़ा है कि पिछले 10 साल में 10 जेपीसी और अलग अलग इश्यूज पर, वक्फ अमेंडमेंट पे, सब तमाम अलग अलग इश्यूज पर इस तरीके की जेपीसी आई है। तो जेपीसी, हर चीज को जेपीसी में ही भेजना, क्या ये एक आलोचना का विषय नहीं है कि भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है? बिल्कुल है। जो जो चीज हाउस में रिजॉल्व होनी चाहिए, पार्लियामेंट इसलिए है ना कि आप डिबेट करें, आप रास्ता निकालें, लेजिस्लेट करें। हर चीज तो फिर पहले ही जेपीसी को रेफर कर दीजिए, क्यों झगड़ा लीजिए? आप पहले आप कंसल्ट सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, सेलेक्ट कमेटी अपनी राय दे, उसके बाद पेश हो। अगर रास्ता निकालने की नीयत है तो, अगर सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने की बात है तो आप रखिए, ऑपोजिशन को भी मौका मिले, ये फिर से आएगा तो इसको अपोज करें। लेकिन ये तो बड़ा कानूनी पेचीदगी वाला इशू है एफसीआरए। अब इस इशू को विपक्ष कैसे लोगों को समझाएगा? इसके अलग अलग बहुत ही ड्रैकोनियन मेजर्स हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्वीपिंग देखिए, प्रोविजंस जहाँ हैं। तक जी। अल्पसंख्यक, ये सबसे ज्यादा इसको जो अल्पसंख्यक के धार्मिक रन इंस्टीट्यूशन हैं उनको कर, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जिनको बाहर से होते हैं। और ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से मुल्क हैं, अमेरिका, यूके, उनको भी इस चीज, ये जो प्रोविजंस हैं इस बिल के, उन पे आपत्ति है। इसलिए ये सिर्फ विपक्ष को खुश करने के लिए नहीं रखा गया है, ये वहाँ जेपीसी में डाला गया है ताकि ये मुद्दा थोड़ा बैक बर्नर पे जाए।
इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी थी, जैसे अमेरिकन सेनेटर मिस्टर मिले मूरे ने ये कहा कि अगर ये एफसीआरए बिल पास हो गया तो फिर जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो इससे इम्पैक्ट होंगे। उसी तरीके से यूरोप के कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा भारत को एड करते हैं और उनको डोनेशंस भी देते हैं। तो आपको लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल असर को देखते हुए शायद इस बिल को जेपीसी में डाला गया, और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अमेरिकन प्रेशर के चलते इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो जेपीसी में भेज देते। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ये एक बहुत बड़ा वजह है जेपीसी में भेजने के। विपक्ष का तो जो था प्रेशर था ही, लेकिन वो क्योंकि अमेरिका और यूरोप के ईयू और इंग्लैंड ये लोग इन्होंने काफी ऑब्जेक्शंस किए हैं, तो उस चीज को नजरअंदाज आप यहाँ तो स्प्रिंग रोल कर सकते हैं ऑपोजिशन, लेकिन फिर ये अमेरिका को स्प्रिंग रोल करना, उसके फिर और मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए ये उस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और जो ये हुआ है उनको भी खुश करने के लिए किया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक एक आकलन आपका समझना है जावेद जी कि ये जो छात्रों का मुद्दा है, एफसीआरए का मुद्दा है, ये अब यूपी का चुनाव आने ही वाला है, और यूपी के चुनाव में ये कितने बड़े मुद्दे बनेंगे, और क्या ये एक इलेक्टोरल प्लैंक बन सकता है ऑपोजिशन के लिए, और कैसे बीजेपी इसको काउंटर करेगी? आपको लगता है बीजेपी कोई नया मुद्दा खड़ा कर देगी? उनका पूरा प्रयास होगा कि कोई ऐसा और मुद्दा आ जाए जिससे ये दब जाए। एफसीआरए से ज्यादा राम मंदिर, छात्रों का इशू और चंदा चोरी यूपी चंदा में, चोरी। ये दो प्रमुख रहे, और नौकरियां नहीं है और दुनिया भर की जो चीज है वो सब एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, लेकिन ये चंदा चोरी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। और ये जो बच्चों के साथ की डिमांड्स नहीं पूरी हुई, जो पेपर लीक होते हैं, आपको पता है यूपी में दरोगा एसएचओ के एंट्रेंस के लिए टेस्ट होते हैं, लाखों लोग इम्तिहान देते हैं, अक्सर पेपर लीक हो जाता है। रेलवेज में की भर्ती में भी ऐसे ही हो रहा है, तो लोग अग्रीव हैं ये बहुत, और इसको बहुत जल्दी से भुलाया नहीं जा सकता। तो ये अब जैसे मैंने भी कहा, इनके ये ऑपोजिशन के लिए भी एक टेस्ट है, चुनौती है कि कैसे इन मुद्दों तक जनता तक, क्योंकि ये दोनों मुद्दे ऐसे मिल गए हैं इनको जो लोगों से जुड़े हैं, जो लोगों की रोजी रोटी से, रोजगार से, जिनकी आस्था से जुड़े हैं। तो इसलिए इसको इसको लोग में ये रेजोनेट भी कर रहा है, और जनता इससे काफी भारी तादाद में जुड़ भी रही है। एक चीज और भी थी, जो डीलिमिटेशन का बिल है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल था, वो एक हाई पॉइंट था मॉनसून सेशन का, उसके पहले से ही हो रहा था कि हम इस बार डीलिमिटेशन। वो भूल जाइए, वो कल डीएमके के रेजोल्यूशन के बाद और आज टीआर बालू के बयान के बाद अब वो ठंडे बस्ते में पड़ गया डीलिमिटेशन। अब इस वक्त तो नहीं होगा ना, मुझे नहीं लगता, जब तक वो समाजवादी या किसी और बड़ी पार्टी को तोड़ता ना, जिसकी संभावना नहीं लगती। तो इसलिए अब वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका है उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे। 2026 दो चार 6 महीने में सेंसस की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बिना पे वो कर डीलिमिटेशन का इनका जो बड़ा डीलिमिटेशन नहीं ला पाए क्योंकि पार्टीज का समर्थन नहीं आया, तो ये कितना बड़ा झटका आपको लगता है कि मोदी सरकार के लिए, क्योंकि इनके लिए कितना बड़ा ये झटका है ये जो डीलिमिटेशन परिसीमन, तो इनके लिए बहुत बड़ा, जेरीमैंडरिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा इनके लिए, इनके दिल के बड़ा करीब था मुद्दा, और नहीं हो पाया। एक सवाल और भी, क्योंकि आप दशकों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं जावेद जी, कि अभी जयराम रमेश का भी बस ट्वीट आया है अभी ये, और उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम सिंस 1952 नीदर द पीएम नॉर द एचएम वर प्रेजेंट इन ईदर द लोकसभा और द राज्यसभा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। और गौरव गोगोई ने उस पर ट्वीट भी किया था कि व्हाई डिड द होम मिनिस्टर अमित शाह अवॉइड द 2-day डिस्कशन ऑन एजुकेशन एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट? नाउ होम मिनिस्टर वांट्स another discussion before he attends the Lok Sabha। और उस पर जयराम रमेश ने लिखा है कि 1952 के बाद ये पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लोकसभा और राज्यसभा से गायब रहे। क्या ये एक बड़ी अनोखी सी चीज आपको भी नजर आई कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ? ये अद्भुत का और अजीबो गरीब बात तो ये है कि दोनों महाशय पार्लियामेंट हाउस में हैं, पार्लियामेंट परिसर में प्रस्तुत थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाने का ही इन्होंने या तो हिम्मत नहीं दिखाई या उतनी कर्टसी नहीं एक्सेप्ट की।
ये तो अजय, आप अपने पार्लियामेंट के ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाए, आप सदन में नहीं जाएंगे। तो अमित शाह ने तो ये रीजनिंग दिया ना कि भाई मैं क्या जाऊं, जब चर्चा होगी तब मैं जाऊंगा, वरना ये चेंबर वहां पे सदन में जाने का फायदा क्या है। आज ही उन्होंने पीटीआई और एनआई को जो बाइट दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं चर्चा तो हो नहीं रही, तो फिर क्या फायदा जाने का। वो सब ठीक है, वो कहने से, ये कोई टेक्निकल डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल बात है, और सबको पता है कि पार्लियामेंट में अमित शाह ने जवाब नहीं दिया, ये जग जाए। आपको लगता है कि वाकई में इस समय अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि अब जहां वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा होता था कि ब्रेजन आउट कर लेते थे, किसी न किसी तरीके हाँ, से उस क्राइसिस से बाहर निकल आते मैं थे। मैं जी। आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये पहली बार इस 12.5 साल में है कि इस तरीके से फंसे हैं और निकल नहीं पा रहे। तो वो नए-नए इश्यूज़ एमपीओ को के हाथ में छोटे-छोटे तिरंगे दे दिए, एनडीए के एमपीज़ को, कि हॉल में दिखाइए। अरे भाई, हर भारतीय बड़े गर्व के साथ झंडा फहराता है 15 अगस्त को। जब 15 अगस्त आएगा तो सब फहराएँगे। तो ये कौन-सी कोशिश में है कि कोई ऐसा इश्यू मिल जाए जिससे डाइवर्ट हो जाए। मामला अभी तक हाथ आया नहीं। बस एक आखिरी सवाल और उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूँगी कि आपने कहा कि अब कोई मामला इनके हाथ में आ नहीं रहा है, कोशिश बहुत हो रही है, इंस्टाग्राम रील तक बना डाली मोदी जी ने जो आज तक कभी नहीं की थी। और अब जिस तरीके से आज सौरभ दास का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करेंगे, और उसमें उन्होंने कहा कि जो गाँव-गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या-क्या कमियाँ हैं, उन्होंने सरपंच को उसमें इंक्लूड किया है कि सरपंच और जो पेरेंट्स हैं वो मिलकर बताएं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसको प्रमोट करेगा कॉकरोच जनता पार्टी का हैंडल। और कई इधर वीडियोस भी हमने सामने देखे, जैसे एक हमीरपुर का वीडियो आया था जहां पर बच्चे डीएम के ऑफिस का घेराव कर रहे हैं कि क्योंकि उनके स्कूल से जो सामने से निकलने वाली सड़क है वो टूटी फूटी है, तो बच्चे उस तरीके से, जेन अल्फा के लोग, ये जेन जी भी नहीं है, ये जेन अल्फा इस चीज को लेकर अब इस तरीके की मुहिम शुरू कर रहा है। आपको लगता है कि इससे वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए अब जवाब देना, और एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बन जाएगा? देखिए, ये एक मुद्दा है जो फैल गया हर जगह। ये सबसे बड़ा हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ा हाँ, अब आई, कि अब आई। इनका डर मिटा दो। अब इनका डर मिट गया है, इसलिए लोग एम्बोल्डन होके हर जगह आप जिसको ग्रीवांसेस है उसको एयर कर रहे हैं, और इस चीज से निपटना बड़ा मुश्किल है। जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू सो मच।